मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र के बारे में और इनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो साथियों, अगर आप उनसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं या अभी तक आप हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएं और फर्स्ट लेक्चर को देखें, ताकि विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र बिल्कुल जीरो लेवल से आपके समझ में आए और बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल हम लेकर चल रहे हैं। क्यों? और यदि आप वो पार्ट 1 पहले देख लेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम एक काम कीजिए कि पहले पार्ट में जाइए और उसको देखिए। तो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था विद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बताया, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताए थे। तो ये सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया और वहाँ पे विद्युत क्षेत्र के बारे में भी कुछ चर्चाएं हमने की थी और उनके गुण भी बताए थे। तो आज हम पुनः एक बार विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि जो वैद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो धनात्मक आवेश जो होता है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई भी पदार्थ विद्युत का अनुभव करे या आवेश का झटके का अनुभव करे, इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव करे, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम स्टैंड हैं और हमारा हैंड जहाँ तक मूव हो रहा है ये हमारा क्षेत्र हो गया और इसके संपर्क में जैसे ही कोई आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत हमारा क्षेत्र कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आवेश का भी होता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इनके गुण भी हमने आपको बताया था। गुण क्या होता है कि ये एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं और ये हमेशा काल्पनिक वक्र पृष्ठ होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? धन से चलकर ऋण पे समाप्त हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र। अब हम वैद्युत क्षेत्र के पश्चात देखने वाले हैं कूलाम का नियम। चलिए, तो साथियों हम कूलाम का नियम स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। तो ये चाहे कूलाम्स लॉ पढ़िए चाहे कूलाम्स का नियम, ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कूलाम्स का नियम पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप अभी आवेश के बारे में नहीं पता है तो पार्ट 1 में जाकर आवेश को जरूर पढ़िएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, जो कूलाम्स ने बताया है वो स्थिर वैद्युत के बारे में बताया है। स्थिर वैद्युत, ठीक है, स्थिर वैद्युत के कारण लगने वाला। तो सबसे पहले कूलाम ने क्या किया कि दो इस प्रकार के आवेश लिए, ठीक है, बिंदु आवेश लिया। एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है, ठीक है। दो समान परिणाम किंतु विजातीय बिंदु आवेश लिया और इन बिंदु आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको r सपोज कर लिया, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? r होती है। और इनके बीच लगने वाला एक परिणामी बल होता है, ठीक है। और इस आवेश बिंदु का नाम A और इसका हमने B रख दिया, ठीक है। इस पे Q1 आवेश है और इस पे -Q2 आवेश। दो प्रकार के आवेश हैं। तो कूलाम्स ने अपने नियम में क्या बताया है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। या
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम देखेंगे, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कौन सा हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। और क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू 1/r², तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशंस को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लागू होता है। ठीक है, आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, F = K Q1 और Q2/r², और यहाँ पर K क्या होगा? वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए हम देखें तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। यही क्या है? कूलाम्स लॉ है। और यदि हम देखें, ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? F = 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? अतः, या यहाँ पर अतः करके लिख सकते हो, 1/4πε0 = 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 9। ठीक है, F = 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 Q2/r²। और स्टूडेंट्स यही क्या है? आपका कूलाम्स का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो ये आपका क्या हो गया? कूलाम्स का नियम हो गया। एक बार हम और आपको समझा दें। ठीक है, इस नियम के अनुसार, दिख रहा होगा या जूम करके और देख सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस नियम के अनुसार
ठीक है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और नीचे हमने अर्थात करके समझाया, यहाँ पर देख सकते हो Q1 और Q2 क्या है, गुणनफल यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती हैं, और 1/r², इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इन्हीं दोनों को मिला दिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो गया, और यहाँ पर F इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट इक्वल में लिखा तो ये K आ गया। ठीक है, एक नियतांक हुआ Q1 Q2/r²। वायु या निर्वात के लिए हम देखें तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अतः 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ पर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए। यही क्या है, कूलॉम्स का नियम है। अब कूलॉम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलॉम्स के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए और आगे हम देखते हैं। ठीक है, कूलॉम्स के नियम की सीमाएं। ठीक है, कूलॉम के नियम की सीमाएं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, कूलॉम्स लॉ क्या है तथा इस नियम की सीमाएं बताइए। तो इस नियम की सीमाएं, सबसे प्रथम कुछ सीमाएं हम आपको बता दे रहे हैं, इनको लर्न कर लीजिए, ये हमेशा काम आएंगी। तो सबसे पहले क्या है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। और वो भी बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए, मान्य है, तथा बिंदु आवेश स्थिर हो, बिंदु आवेश क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, अर्थात ज्यादा दूरी बढ़ जाने पर ये मान्य नहीं होता है। और गतिमान आवेशों के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी बात यदि हम देखें कि दूसरी बातें क्या है कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम दूरी होगी चलेगी, और कम दूरी होगा तो क्या होगा, क्योंकि नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण इससे कम दूरी यदि इन आवेशों के बीच में हो जाता है तो वहां पर नाभिकीय बल की प्रधानता हो जाती है, और जब नाभिकीय बल की प्रधानता हो जाती है तो ये बल अच्छे से कार्य करने लगता है। ठीक है, तीसरी बात, आवेश गतिमान न हो, आवेश गतिमान ना हो। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये तीन सीमाएं हमने बताई कूलॉम्स के नियम की, कि ये हमेशा स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, आवेश कभी भी गतिशील अवस्था में नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। कम दूरी पर क्यों चलता है, क्योंकि कम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी होने पर वहां पर नाभिकीय बल की प्रधानता आ जाती है, नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण स्थिर वैद्युत बल अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, लागू हो जाता है। तो यह हो गया कूलॉम के नियम की सीमाएं।
इनकी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कूलाम्स ने दिया एक स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। कौन सा? स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन छपा मिलता है कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए सर्वप्रथम हमें दोनों बलों के बारे में पता होना चाहिए। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? किसी पदार्थ जो होते हैं उनके आवेशों के कारण लगने वाला बल, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल होता है आवेशों के कारण लगता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द्रव्यमान के कारण लगता है। किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इन सभी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में सर्वप्रथम हम देखते हैं स्थिर, इन सभी बलों की गणना कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम देखेंगे कूलाम के अनुसार, ठीक है। सर्वप्रथम कूलाम के अनुसार, कूलाम ने कौन सा नियम दिया है? ये तो अभी हमने बताया, स्थिर वैद्युत बल का दिया है। तो कूलाम के अनुसार फॉर्मूला क्या था? अभी हमने बताया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। और यहाँ पर वैल्यू भी अभी हमने सभी की बताई है, Q1 Q2 की। हम Q1 Q2 क्या है, इसको हम QE और QP मान लेते हैं। QE और QP। QE का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और QP फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश। तो यहाँ से हम देखेंगे F = या वैल्यू पहले हम बता दें किसकी वैल्यू क्या होती है। अभी आपने देखा अर्थात करके आप लिख सकते हो, अर्थात अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और यही क्या होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है। तो यहाँ से और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। ये था कूलाम के अनुसार। अब न्यूटन के अनुसार हम देख लेते हैं उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, या यहीं पर हम पुटअप कर दें। F = 9 × 10⁹ QE की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 पुनः रखेंगे। और R की वैल्यू हमें नहीं पता, तो R की वैल्यू अभी हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ठीक है। अब हम किसके अनुसार देख लेते हैं? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार तो यहाँ पर देखिए आप FC हम लिख दें। SC का मतलब क्या है? ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, यानी कि ये आवेश का मात्रक दर्शा रहा है, ठीक है। C का मतलब कूलाम भी कह सकते हो। न्यूटन के अनुसार FN, N लिख दिए, न्यूटन के अनुसार हो गया, ठीक है। क्या दिया था? G, ठीक है, ME MP/r²। इक्वेशन नंबर कौन सा है? ये सेकंड हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ME का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और MP का मतलब होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ इन सब की वैल्यू देखें तो G = क्या होता है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है 1.67 या 1.67 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -27। 9.67 पुटअप करते हैं। Fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 1.67 इंटू 10⁻27 अपान क्या कर देंगे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मानो और इसको मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशंस हैं और इनके अनुसार यदि हम देखें समीकरण 1 तथा 2 को हम मिक्स कर दें। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 से हम क्या देखेंगे, अगर हम या समीकरण 1 को हम क्या करें 2 से विभाजित कर दें। ठीक है, समीकरण 1 1/2 करने पर, चलिए 1 से 2 को हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा FC/FN। ठीक है, ये सारी वैल्यू और इन सारी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो R से R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी, या यहाँ पर हम लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया। अपान का क्या है आर स्क्वायर और टोटल अपान हम लगा देंगे ये वैल्यू, चौथी वैल्यू पुटअप करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 और 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का जो डेटा सॉल्व करेंगे वो क्या आ जाएगा, केवल इतना आपको लर्न रखना है कि क्या होगा बस। ठीक है, इधर हम समझा देते हैं FC/FN इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 न्यूटन होगा और FC इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 FN हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग नगण्य हम मानकर चलेंगे 2.27 इंटू 10⁻39 FN है। तो जो स्थिर वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात लगभग 10 की घात 39 गुना होता है। ये स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो गई। ठीक है, तो डेटा में सिर्फ अभी आपको इसको क्या कर लेना है रट लेना है और ये लिखने के पश्चात उसको आपको राइट कर देना है, सॉल्व करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ये स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी आपने देखा था वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण में बस इतना सा डिफरेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश किसी एक
दोनों आवेश नहीं, या कह सकते हो एकांक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या कह सकते हो इसको आप P से प्रदर्शित करोगे। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि पोल है तो इसलिए P से प्रदर्शित करोगे। यहां पर आप लिख सकते हो 2QA। अभी फिगर के थ्रू हमने आपको समझाया था, उनके बीच की दूरी क्या मानी थी, 2A मानी थी ना, 2A उनके बीच की दूरी थी, और क्यों क्या है, एक आवेश है, ठीक है, किन्हीं एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में किन्हीं एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आप रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद हम डायरेक्ट आपको चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम केवल आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और नेक्स्ट क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिटेल में आपको समझाएंगे। और ये फॉर्मूला अति इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, लास्ट में इसका ही यूज होगा। तो अब इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं क्या होती है, फिर क्लास को हम यहीं पर लास्ट करेंगे, एंड करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या है, एक प्रकार का बल है, ठीक है। अब कैसा बल है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, जब कूलाम का नियम पढ़े थे तो वहां पर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल था, लेकिन सेम वर्क यही यहाँ पर है कि वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई दो आवेश हैं, ठीक है, समझा देते हैं फिर थोड़ा सा। ये इस प्रकार से एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और इनके बीच की दूरी को हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है, R है, ठीक है, या 2A सपोज कर लें। इनका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, A हो जाएगी ना, मध्य बिंदु मिल गया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, आधा इधर आधा इधर। और इस पे क्या है, प्लस Q आवेश है, और यहाँ पर क्या है, माइनस Q आवेश है। एक बिंदु A है और दूसरा क्या है, बिंदु B है। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कूलाम के अनुसार जो बल लगने वाला होता है, इनके मध्य लगने वाला जो बल होता था वो दो आवेशों के मध्य लगता था, लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक प्रकार का बल है, और वो कैसा बल है, एकांक परीक्षण आवेश, यानी कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना जानकारी रखिए कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ से आप अगर नोट करना है तो लिख सकती हो, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बल था तो F से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई तो हम E से प्रदर्शित करते हैं, और ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पे स्पष्ट रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन माध्यमों से निकाला जा सकता है, कितने तरीके से निकालते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दो स्थितियों में निकालते हैं, ठीक है। एक अक्षीय स्थिति से ज्ञात करेंगे,
फिर निरक्षीय स्थिति से ज्ञात करेंगे। तो आपको हम आज की क्लास में बस इतना ही, और इनको अच्छे से स्पष्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज तक अभी तक यदि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तब उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, और उस लेक्चर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर उसको नहीं देखते हो तो ये वीडियो आपके समझ में अच्छे से नहीं आएगी। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।